सो एज आई टोल्ड कि मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताए थे कि वो आपको आने, जैसे मैंने आपको बोला था कि नाइन्थ का नंबर सिस्टम। सो वी डिस्कस्ड अवर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स ऑन दिस। ठीक है, मैंने आपको इसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताई, बहुत सारी अलग चीजें बताई जो हैं कॉन्सेप्ट नाइन्थ के, बट समहाउ नाइन्थ में नहीं पढ़ते हम लोग, एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा हटके। सिमिलरली दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी लॉग, लॉग ऑपरेशन, जो ना 11th में है, ना 9th में है, ना 10th में है, बट समहाउ 11th 12th के मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कभी 9 10 के सिलेबस हुआ करता था। तो ये मैंने आपको 2 क्लासेस में करवाया। जिनके लिए आज फर्स्ट क्लास है, दे कैन डाउनलोड द ऐप एंड वॉच द वीडियो, वहां से आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैंने 2 क्लास ली थी, पूरे क्वेश्चंस भी इसके करवाए थे। अब तीसरी मैंने चीज आपको बोली थी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो आपने पढ़ा है अभी, कब? 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा है, वो पॉलिनोमियल आपको कितना समझ में आया? ठीक है, राइट। उस चीज का हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा ये। पॉलिनोमियल के बेसिस पे बहुत सारी चीजें बनेंगी, हर बहुत सारे चैप्टर्स में इसको हम यूज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत जरूरी है, और पॉलिनोमियल चैप्टर से डायरेक्टली जेई लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ 9 10th के फंडामेंटल्स के साथ। आपको 11 12th का कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग जो चालू करेंगे, हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे अगले 1 2 क्लासेस में। ठीक है, पॉलिनोमियल वाले पार्ट को डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो हम क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, हम शुरुआत वहीं से करेंगे, राइट। 10th में आपने जो पढ़ा था वहीं से शुरू करेंगे, और साथ ही साथ में आपको कुछ एडिशनल चीजें उसमें एड ऑन करता जाऊंगा कॉन्सेप्ट्स में, जो आपको जेई लेवल पे इस टॉपिक को आपको तैयार करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल, या इसको हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हर इक्वेशन की अपनी एक थ्योरी है, उसके पीछे का एक फंडामेंटल है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल हमेशा दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और दूसरा वेरिएबल पी ऑफ एक्स, या इसको हम वाई बोल सकते हैं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, राइट। एक्स इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y is my dependent variable, and y can be expressed in the terms of powers and exponent of y can be can you all see my screen? Because I am getting some message over here. If you can see my screen, just raise your hand. Okay, okay, fine, thank you. So ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। Now, what do we mean by degree of polynomial? क्यों डिफाइन करना जरूरी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, ये हमें बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या मेरा पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है जिसकी डिग्री मान लो 3 है। जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये क्यूबिक फंक्शन है, तो क्या कोई क्यूबिक इक्वेशन या क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है जिसकी डिग्री से उसके जीरोस कम हो, या कोई आपका पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है कि उसके जीरोस उसकी डिग्री से ज्यादा हो, राइट? इज इट पॉसिबल? जस्ट टेल मी यस और नो। मैं सवाल फिर से एक बार बता देता हूं। इज इट पॉसिबल दैट अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर जीरोस एज कंपेयर टू इट्स डिग्री? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? Zeros are equal to degree. No, zeros are not equal to degree. Zeros are equal to degree is equal to maximum number of zeros. ये जरूरी नहीं है कि जितने जीरो होंगे, less zeros are possible, more zeros are not possible. Okay, okay, okay. चलो,
मैं अगर आपको एक चीज बोलूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है? चलो अब आप, डिस्कशन शुरू हुआ है तो इसको डिस्कस करते हैं। पहले डाउट्स जनरेट करते हैं, फिर डाउट्स क्लियर करेंगे, राइट? यही हमारा काम है। अगर मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है? जब मैं इसको p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर रहा हूं, तो ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल, ठीक है? ये आपका पॉलिनोमियल है, राइट? ये आपका पॉलिनोमियल है। और जब मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दे रहा हूं तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो आपको पॉलिनोमियल का जो निकालने का तरीका पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, राइट? यहां से आप x कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकालोगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 2। तो मेरी डिग्री 2 थी और मेरा जीरोस 2 आ गए। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो मामला क्लियर है। अब आपको बचपन में 6 7 में आपने एक चीज पढ़ी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि अगर हम ऐसे दो ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन के अंदर में कोई नंबर लिखते हैं तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, मैथ्स की भाषा में बोलते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ -7 भी 7 होगा और मॉडुलस ऑफ 7 भी 7 होगा, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूं यार ये ना मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा, हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो फैक्टराइज करते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, जहां जहां एक्स वहां मॉड लिखते जाएंगे बस, -3 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है? यहां से मॉड एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा मॉड एक्स माइनस 3, यहां से -2 कॉमन निकाला, मॉड एक्स माइनस 3, और ये हो गया मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मॉड एक्स की वैल्यू 3, मॉड एक्स की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू क्या हो, हमें निकालना तो x है ना, सॉल्व फॉर x है, सॉल्व फॉर मॉड x थोड़ी है, सॉल्व फॉर x है। तो अभी अभी पता है आपको कि भैया अगर x की जगह यहाँ -3 रखोगे तब भी 3 देखेगा, +3 रखोगे तब भी 3 देगा। तो x की वैल्यू +-3 हो गई। सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू +-2 हो गई। डिग्री मेरी 2 थी, सॉल्यूशन मेरे 4 मिल रहे हैं। तो आपका तो फंडामेंटल थ्योरी गलत हो गई। दिस इज द, आपकी तो फंडामेंटल थ्योरी गलत हो गई, तो आपका करंट नॉलेज तो काम नहीं आया, राइट? इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देगा, ठीक है? तो ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है शायद। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, या इसमें बीच में कहीं कोई झोलझाल है? अभी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर ये मॉड में और क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सब बात, ये सब पढ़ना है, अभी मिला हूं क्लास में पढ़ना है, लेकिन बाद में पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि डिग्री मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को डिग्री को कहां कहां यूज करना है, क्योंकि बहुत काम आने वाली है डिग्री आपको आगे। अभी तक जो चीजें आपने सिर्फ रटी हैं थ्योरेटिकली, वो जेई लेवल पे बहुत यूज होंगी और 10th के नॉलेज से ही यूज होंगी। कोई अलग से कोई इक्वेशन, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस फंडामेंटली क्लियर होना पड़ेगा। तो मैं जो ये चीज बोल रहा हूं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन शुड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। सो डू यू स्टिल अग्री विद दिस? ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन में डाल रहा है, और ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि नहीं यार ये तो कुछ मामला गड़बड़ है। पर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डेफिनेशन है, आपको जो बचपन में सिखाया गया है, बिल्कुल सही सिखाया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर होंगे? आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे क्या गड़बड़ है, यहां पे जो भी गड़बड़ है वो मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, अभी करंट सिचुएशन में आपको एकदम से नहीं समझ में।
ठीक है, तो पहले मेरे को उसके लिए मॉड को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब मैं समझाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली हमने किया हुआ है, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राइट। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। अगर मान लो मेरे पास में पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है, सबसे पहला फॉर्म क्या है, वो है लीनियर फॉर्म। मुझे नहीं पता आपने टेंथ में कितना डिटेल में पॉलिनोमियल पढ़ा है, लेकिन हमें पॉलिनोमियल अगर पढ़ना है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो हमें उसके ग्राफ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल फंक्शन एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब मेरी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, मेरी डिग्री 1 हो गई। तो मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले लूं, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2x+3, है ना, मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया y इज इक्वल टू 2x+3। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा, तो ये एक्स एक्सिस को जिस जगह कट करेगी, जीरो का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज 0। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई 0। एक्स और वाई का ये रिलेशन दिखा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये रिलेशन दिखा रहा है आपको। तो मुझे एक्स की वो वैल्यू यहां पे डिफाइन करना है जिसके लिए मेरा वाई 0 होना चाहिए, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जीरो ऑफ इक्वेशन। तो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल में, एज पर भी हमको पता है डेफिनेशन पॉलिनोमियल के कि डिग्री 1 है तो आपका जीरो भी एक ही होना चाहिए। ठीक है, और ये जो जहां पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ये जो ग्राफ हम जहां पे बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई ग्राफ। जहां पे हम बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में किसी भी चीज को डिफाइन करने को हम बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। तो यहां पे अगर वाई की वैल्यू को 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3/2। तो मतलब ये वैल्यू मेरी -3/2 हो गई, और ये जीरो ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये जीरो ऑफ इक्वेशन हो गया, राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर मान लो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल कभी भी, अगर मान लो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमेशा, y इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, इसका ये कांस्टेंट वाला पार्ट 0 होगा। ठीक है, उसका ये कांस्टेंट वाला पार्ट जो होगा वो 0 होगा, राइट। इसको आपने एक एक करके नोट करते जाना, क्योंकि इस चैप्टर में भाई मैं बहुत सारी ना आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना आगे कभी सुनोगे, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, और ये बहुत काम आने वाला है आपको, कैलकुलस में काम आएगा, फंक्शन में काम आएगा। ठीक है, बहुत जगह काम आएंगी ये बातें। तो मेरे को यहां से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया कि यार मेरा लीनियर इक्वेशन अगर होगा तो मेरा एक ही जीरो होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो गया, है ना। तो मेरा मेरा काम क्या है मैथ्स में, कि मेरे को कुछ चीजों का बिल्कुल लास्ट वाला मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल लास्ट में मैंने ये बोला, हाँ मुझसे किसी ने शुरू में भी ये रिक्वेस्ट करी थी, सॉरी मैं भूल गया एड्रेस करना, कि सर लॉग वाला पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल श्योरली कर दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास पे, जब भी हमारी मैथ्स की क्लास होगी, राइट, आज या कल में। तो आप ना या तो 15 मिनट पहले लॉग इन कर लेना या 15 मिनट रुक जाना क्लास के बाद, तो मैं आपको लॉग एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें पूरा डिटेल में, नो इशू विद दैट। ठीक है, तो अभी आप देखो कि अब इसमें क्या है आपका, कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो मेरा जो जीरो ऑफ इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन का जीरो, ठीक है, वो जीरो ही है, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर मान लो मैं ये बोलता हूं आपको कि मैं इस पूरे को हटा देता हूं, आप इसको नोट करते जाना। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि यार 2x+3 इज इक्वल टू, लेट अस से 1। ठीक है,
ये क्या है? इक्वेशन तो है, ठीक है, लेकिन अगर जब भी हम लोग 2x+3 इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, ठीक है, या अगर मान लो मैं इस तरीके से लिखूं कि 2x+3 इज इक्वल टू x+1 या x+4, ऐसा कर लेते हैं, चलो। तो ये क्या है से मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपको अभी तक ये पता है कि यार इसमें से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। जो आप x की वैल्यू निकालते हो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा पूछने का मतलब ये है। आप इसको सॉल्व करके जब x की वैल्यू निकालते हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये, जैसे मैंने यहां पे मान लो सॉल्व किया तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1, तो ये x इज इक्वल टू -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ना डोंट टेल मी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो तो है मुझे पता है, बट वो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? क्या समझ में आएगा उस सॉल्यूशन को देख करके मुझे? देखो, कभी भी जब हम लोग सॉल्व करते हैं, आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में आ रहे हो, आप थोड़ा सा ना आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा मैथ्स में, ठीक है। अब हमें थोड़ा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा मैथ्स में। कभी भी जब इक्वेशन लिखी हुई होती, जरूरी नहीं है कि हर बार ये बीच में इक्वल टू का ही साइन मिले। अभी हम लोग 11th क्लास में इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, इनइक्वल साइन भी होगा, ग्रेटर देन, लेस देन। तो कभी भी जब इक्वेशन मिले तो समझने का कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो भी एक पॉलिनोमियल है अलग, ठीक है। पॉलिनोमियल हम क्यों पढ़ रहे हैं? कि पॉलिनोमियल हमने चैप्टर का नाम क्या दिया? पॉलिनोमियल हमने नाम क्यों दिया? इसका मतलब कुछ और भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे मैं आपको लॉग पढ़ा रहा था, तो लॉग भी एक किस्म का ऑपरेटर है और लॉग भी एक किस्म का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री एक किस्म का फंक्शन है, तो वैसे ही पॉलिनोमियल एक फंक्शन है। तो जब इस तरीके से लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एक अलग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड एक अलग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आप ग्राफ अलग बनाओगे 2x+3, ठीक है। ये वाई एक्सिस को कहां कट करेगा? मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2x+3, तो ये वाई एक्सिस को कहां कट करेगा? वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो गया मेरा? ये हाइट कितनी हो गई? 3 हो गई। और जो राइट हैंड साइड है वो भी एक अलग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एकदम कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू ये 3 है, तो 1 इसके कहीं नीचे होगा, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ जीरो, दैट इज ऑल्सो अ जीरो। सो हम जो यहां वैल्यू निकालते हैं x की, दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरो बता रहा है आपको, राइट। ये ध्यान रखना आगे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, मिलियन डॉलर थिंग है ये। 12th तक बच्चे पास हो जाते हैं, सब सिंपल सिंपल चीजें नहीं पता होती। और ये सिंपल चीजें नहीं पता तो आप फंक्शन में कैलकुलस जब क्लास 12th में पढ़ोगे बुरे फंसोगे, कुछ समझ में आने वाला। 11th 12th की मैथ्स इज नॉट अ जोक। मैं पहले ही मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। 11th 12th की मैथ्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको मैथ्स के फंडामेंटल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यस, दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू -1 हमने यहां से निकाला, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए फटाफट। देखो, हर जगह हम लोग x और y की वैल्यू रख रख के इतना डिटेल में तो ग्राफ बनाएंगे नहीं, तो मुझे ना कुछ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए यार, मैं पॉलिनोमियल को देखते ही बता सकूं इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल कैसा कैसा हो सकता है? तो एक तो है आपका y इज इक्वल टू ax+b, ठीक है, जहां पे मैं बोल रहा हूं यार मेरा a भी ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0, ठीक है, राइट। कुछ भी ले लो एग्जांपल, 2x+3 जो हम ले रहे थे, ठीक है, इसी को ले लेते हैं एग्जांपल। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, ये यहां से कहीं जाएगा और y की वैल्यू ये 3, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना, इसकी जरूरत हमें फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा पड़ेगी।
फिजिक्स में भी बहुत सारे ग्राफ पढ़ने होंगे हमें, ठीक है। तो कभी भी लीनियर ग्राफ बनाओगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब दूसरा क्या हो सकता है कि अच्छा यार y इज इक्वल टू ना ए एक्स प्लस बी है, मेरा a जो है वो लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0, तो ले लेते हैं y इज इक्वल टू -2x+3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, इससे आपको ग्राफ पहचानने आना चाहिए। a मेरा लेस देन 0 है, मतलब a मेरा नेगेटिव नंबर है, तो -2x ले लिया मैंने। अब इसका ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका आपको पता है, 2 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं एक्स वाई। एक्स की वैल्यू को 0 पुट करो तो वाई तो 3 मिलता है, और वाई की वैल्यू को 0 पुट करो तो एक्स क्या मिल जाता है आपको, 3/2 मिल जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ कहीं मिलेगा, एक पॉइंट यही रहेगा, तो इसको आप मिलाओगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका ग्राफ देखो मेजरली, अगर हम लोग इसको कार्टेशियन सिस्टम में भी बात करेंगे, वो भी सिखाऊंगा मैं अभी, राइट। इन 2 पॉइंट को मिला दो और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। 4 हिस्सों में बांटते हैं हम लोग एक्स वाई जो ग्राफ जो हमारा बनता है उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपका एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही तो हमने किया था, देखो एक्स को नेगेटिव किया था ना, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट से होता हुआ इधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पे आप आओगे तो आपका एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट वाली हम लोग बात करते हैं कि मान लो मेरा तीसरा क्या ग्राफ हो सकता है, ये मेरा कंडीशन नंबर 1 था, ये मेरा कंडीशन नंबर 2 था। कंडीशन नंबर 3 लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है। अब जी मेरा a जो है ये भी लेस देन 0 है, b भी लेस देन 0 है, तो y इज इक्वल टू -2x-3, राइट। तो एक्स वाई कहां बनेगा आपका ग्राफ, अगेन एक्स वाई एक्सिस पुट कर दो, तो x की वैल्यू को आप 0 पुट करो तो y की वैल्यू -3, y की वैल्यू को आप 0 पुट करो, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहां से y की वैल्यू को आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -3/2। तो x की वैल्यू आपको मिल गई -3/2, y की वैल्यू मिल गई -3। तो देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आ गया, राइट। ये किसका ग्राफ हो गया आपका, y इज इक्वल टू -2x-3 का। ये लाइन का ओरिएंटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा धीरे धीरे कि मेरा ग्राफ किस तरफ जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो हमने ले लिया फोर्थ केस ले लिया कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, भाई a जो है मेरा वो ग्रेटर देन 0 है और b मेरा लेस देन 0, ठीक है। a जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है और b मेरा लेस देन 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब इस केस में, ए एक्स प्लस बी, कोई भी एग्जांपल ले लो, 2x-3 कर लेते हैं इसको। अब अगेन वैल्यू पुट कर लेते, ठीक है, एक्स वाई, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखोगे एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 3/2 हो गई, y की वैल्यू -3, मतलब इनको मिला दो आप, तो ये आपका किसका मिल गया इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x-3, ठीक है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो बीच में आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक स्क्वायर मिलता हुआ दिखाई देगा, अगर इन चारों को एक साथ हम प्लॉट करते हैं तो। अभी आपको मैंने $1,000,000 की चीज बताई है, इसके बेसिस पे ही आपका जेई के लेवल पे, वो भी एडवांस के लेवल पे क्वेश्चन बन के आया है। सिर्फ 10th के फंडामेंटल से सॉल्व कर सकते हैं इस ग्राफ के मेथड से, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये चीज आपके स्कूल ने आपको सिखाई होगी, ठीक है। कितने लोगों के स्कूल ने ये चीज सिखाई थी, उनको नहीं सिखाई तो कोई बात नहीं, आज सीख लो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें काम आनी चाहिए। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं सारे ग्राफ पे बात करूंगा अभी धीरे धीरे, ये तो लीनियर का था, और लीनियर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीनियर ही फैक्टर होगा। आप समझो इस चीज को, हर पॉलिनोमियल का मिनिमम फैक्टर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब वहां 2 लीनियर फैक्टर है, अगर क्यूबिक है तो 3 लीनियर फैक्टर है, अगर आपका बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 लीनियर फैक्टर है। तो हर पॉलिनोमियल मिनिमम लीनियर फैक्टर में टूटेगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर होंगे, जितनी उसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन, उतने फैक्टर जरूरी है। अब देखो, अब हमारी बात एकदम अपने जगह पे जा रही है कि अब जो हमारा पॉइंट था कि नंबर ऑफ जीरोस
शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, ये शायद उतना परफेक्ट वर्ड नहीं है, ज्यादा परफेक्ट ये है कि नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। इसको नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाला है। नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, राइट। आगे चलते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल की हमने बात कर ली, लीनियर पॉलिनोमियल हमने काफी चीजें देखी। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक से ही बनेंगे, राइट। अब एक चीज समझने वाली बात है, लीनियर के केस में भी हम लोग देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, ठीक है। लीनियर के केस में मेरा एक ही जीरो होगा, है ना, हमेशा ध्यान रखना है चीज जब मैं जो बोलने जा रहा हूं। लीनियर के केस में मेरा एक ही जीरो होगा, लेट अस से अल्फा। तो क्या होगा वो? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? अगर अल्फा मेरा जीरो है तो फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा? एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां समझा देता हूं जरा। लीनियर वाले काम लीनियर में ही करते हैं हम लोग, ठीक है। कि लीनियर इक्वेशन ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसका मेरा कोई भी ग्राफ बन गया, सपोज करो ऐसा। ये चीज जो होगी ये अल्फा होगी, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वो जीरो ऑफ इक्वेशन होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में काम करना, इसका एक ही जीरो अल्फा है। तो इफ अल्फा इज अ जीरो, इफ अल्फा इज अ जीरो, देन x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर। वही तो लिखेंगे ना भाई, x वैल्यू अल्फा, तो क्या हुआ? x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर। तो कभी भी अब हमें इस जीरोस में डील करना होगा तो हम एक साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। कैसा साइन कन्वेंशन? हमेशा जहां पे आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन डिफाइन हो रहा है, जहां पे आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन डिफाइन हो रहा है, यहां पे इसके साथ में जो नंबर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहां को हम पॉजिटिव लेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस हम लेते जाएंगे, दूसरा आ जाएगा माइनस। तो अल्फा की वैल्यू आपकी डायरेक्टली क्या होगी? कुछ सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। 3 माइनस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अलग से जीरो रख के देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहां पे एक ही जीरो था। तो डायरेक्ट ये मुझे जीरो की वैल्यू दे देगा। कैसे? सबसे पहले वाले को आप प्लस लोगे और उसके बाद अल्टरनेट साइन कन्वेंशन प्लस माइनस करते जाएंगे। तो क्या हो गया? माइनस ऑफ प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई? अल्फा की वैल्यू मिल गई। आ रही बात समझ में? ठीक है। आप बोलोगे अरे सर इसको इतना समझने की क्या जरूरत है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू जीरो करो, कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड ही लगते हैं। बिल्कुल 10 सेकंड लगते हैं। शायद लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन आगे इसकी बहुत अहमियत होगी। जैसे जैसे पॉलिनोमियल की हम डिग्री बढ़ाएंगे, ये चीज आपकी बहुत काम की आने वाली है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने क्या बताया कि डिग्री भाई आपका 2 है, ठीक है। और ये आप एक्स एक्सिस को दो जगह कट करना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जी सही बात है, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके जीरोस मान लो अल्फा एंड बीटा है। इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, यही तो पढ़ा है आपने। इसके जीरोस मेरे अल्फा एंड बीटा है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 होंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे? जी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। जरूरी नहीं है कि हर समय आपको इसका जीरो मिले, ठीक है। आपने ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ी है। आप डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइन करते हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो रियल सॉल्यूशन दो अलग अलग जीरो मिलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो रियल सॉल्यूशन लेकिन एक ही जीरो मिलेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो मैंने क्या बोला साइन कन्वेंशन में अभी कि इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। इसके जीरोस कितने हैं? 2 हैं, अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीरोस का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना ये चीजें जब भी हमें अप्लाई करनी है तो इक्वेशन मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इक्वेशन कैसा होना चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, सेकंड टर्म। ठीक है, यानी कि जहां पे डिग्री है उसको छोड़ के उसके बाद वाला टर्म क्या है, माइनस है, माइनस ऑफ प्लस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट जहां पे हम डिग्री डिफाइन कर रहे हैं ए, तो ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अगला क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रोडक्ट पे लेकर के जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम सम करते हैं, सिंगल का सम करते हैं, फिर कॉम्बिनेशन का सम करते जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अब एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फा इंटू बीटा। फिर क्या करना है, एक स्टेप आगे बढ़ जाना। ठीक है, पहले यहां थे, अब एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब क्या मिल गया मुझे, सी। मेरा साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, प्लस ऑफ प्लस सी डिवाइडेड बाई जहां पे आप डिग्री डिफाइन कर रहे हो उसका कोफिशिएंट ए। तो ये हो गया सी बाई ए। आप बोलोगे अरे सर ये तो हमें याद है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यों रटे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे जैसे आपकी डिग्री आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये साइन कन्वेंशन आपके ज्यादा यूजफुल होते जाएंगे। जैसे जैसे ये डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे साइन कन्वेंशन ज्यादा यूजफुल होते जाएंगे। राइट, ठीक है। नाउ इसको क्लियर करते हैं, नोट करते जाना बेटा। इस कैसे हम लोग वो मेथड से रटने वाला हिसाब से नहीं करेंगे, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है अल्फा इंटू बीटा सी, नहीं वो कर नहीं करना। हम इसका साइन कन्वेंशन डिफाइन करके ही करेंगे, इसका बहुत आपको फायदा मिलेगा आगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन, मेरे को पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये दो जगह कट करेगा, जब तक लीनियर इक्वेशन था यार ग्राफ बहुत इजी था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा ये पैराबोला होगा। आप में से कितने लोगों ने पैराबोला नाम पहले सुना हुआ है, ठीक है, पैराबोला, राइट। तो पैराबोला एक शेप होता है, जैसा शेप आपको दिख रहा है मैथ्स में, ये एक शेप होता है। ठीक है, और ये आपका एक तरफ में ओपन रहेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ क्लोज रहेगा, राइट। और ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। ठीक है, अगर ये रियल सॉल्यूशन दे रहा है तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, राइट, ऐसा। और ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा, ये पॉइंट हो जाएगा बीटा। मान लो मैंने कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, वाई इज इक्वल टू, अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। मैं पूछता हूं कि यार मुझे ये बताओ कि अगर x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में कुछ भी है, ठीक है, x की मेरी वैल्यू -2 से 2 के बीच में कुछ भी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो सकती है। x की वैल्यू मेरी -2 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, -2 से 2 के बीच में इनफाइनाइट ऑप्शन है उसके लिए। आपको पता है कि नंबर लाइन में अगर हम 0 1 2 खींच रहे हैं तो 1 से 2 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है, माइनस -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, कभी भी कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी हो ना, आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी कैन बी जीरो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी कैन बी जीरो, ये ध्यान रख लो, ये बहुत यूज आने वाली चीज है पूरे 2 साल में। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्वांटिटी कैन बी जीरो। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 2√2x प्लस 4√2y, चलो देखते हैं आपका 9 10 का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, नहीं स्क्वायर करोगे, जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां चला जाएगा, 0 से 4 चला जाएगा। मेरा समझाने का पर्पस ये था कि एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, कभी भी स्क्वायर की, किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस 10 इज इक्वल टू 2√2x प्लस 4√2y। आपको बताना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। आपको मैं 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं, जस्ट ट्राई।
1 मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई करो। सही जवाब देने वाले को 25 रुपए का पेटीएम इमीडिएटली। 25 रुपए पेटीएम के लिए पहला सवाल है आपका। सही जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा। लेट अस चेक कि हाउ गुड यू आर प्रिपेयर्ड विद योर फाउंडेशन कोर्स। 9th 10th आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। इससे भी टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जेई में, और टाइम इतना ही होता है, इसलिए यू हैव स्टार्टेड एट अ वेरी गुड पॉइंट। आपने बहुत सही टाइम पे चालू किया है। कीप इट कंटिन्यू। आपको इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा 2 साल तक। चलो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, राइट। इज देयर एनी सजेशन? किसी का कोई सजेशन है, कुछ है तो आप मुझे दे सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर इस 2√2x को मैं यहाँ लेकर के आता हूँ, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर इस 4√2y को भी यहाँ लेकर के आता हूँ, ठीक है। प्लस 10 = 0। अब इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर -2 × √2 × x ए स्क्वायर -2ab प्लस, अगर बी स्क्वायर मिले तो मेरा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा बी की वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये x माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाई स्क्वायर -2 × 2√2y। अब यार यहाँ पे अगर ना 2√2 का स्क्वायर मिल जाए तो मजा आ जाए, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 8 होगा। और 8 + 2 10 हो रहा है, मेरे पास 10 ऑलरेडी था, मैंने 10 को 8 + 2 में ब्रेक कर दिया, मतलब मुझे कुछ भी और चेंज करने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी एक स्क्वायर फंक्शन हो गया, ये मेरा एक स्क्वायर फंक्शन हो गया, मतलब ये मेरी एक स्क्वायर वैल्यू हो गई, ये मेरी एक स्क्वायर वैल्यू हो गई। और अभी अभी हमने बात करी यार, कोई भी स्क्वायर वैल्यू की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से नीचे तो जाएगा नहीं, नेगेटिव हो नहीं सकता वो। और आपको इक्वल टू में क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये स्क्वायर भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे है और ये स्क्वायर भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे है। इसका मतलब x माइनस √2 भी आपका 0 है एंड y माइनस 2√2 भी आपका 0 है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई। y की वैल्यू कितनी हो गई, 2√2 हो गई। तो x प्लस वाई आपका कितना हो गया, √2 + 2√2 मतलब 3√2। हम क्यों इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या किया यहां पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, ये अभी मैं समझाऊंगा। ये मैं आपको एकदम बहुत कोर कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं इस समय में। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, 12th तक में बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। हमने बहुत स्टूडेंट के साथ में डील किया हुआ है अभी तक। बहुत सारे आईटी एडवांस स्टूडेंट हमारे जा चुके, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहां पे। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में ये पार्ट आएंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा, बहुत सारी जगह इसका यूज होगा। पूरा इक्वेशन सॉल्व करके आखिरी में इस तरह से मिलेगा, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर कोई भी दो स्क्वायर क्वांटिटी इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब वो इंडिविजुअली 0 है। इसको नोट करके रख लो अच्छे से, ठीक है। इसको आप नोट करके अच्छे से रख लो, राइट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया?
किसी को नहीं समझ में आया हो तो मेरे से चैट पे पूछ सकता है कि सर कहाँ पे क्या हुआ। जिनको जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया जस्ट रेज योर हैंड कि हाँ इसको हमने कैसे सॉल्व किया, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है, सो दैट मेरे को ये एक्नॉलेजमेंट मिले कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और नहीं आया है देन यू हैव टू आस्क मी। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, मेरे पास में स्पेस जरा सा इतना ही है जितना स्क्रीन अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मैं आपको आज एक चीज सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। आपको अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दे, अभी तक आपसे ये पूछता है कि यार जीरोस बताओ, जीरोस के लिए कंडीशंस निकालो, लेकिन मान लो अगर आपको ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आपको बोला कि इसके जीरोस निकाल, आप जीरोस निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूं, इसको हमने 2 मिनट पहले ही फैक्टराइज किया था क्लास के शुरुआत में, x माइनस 3 x माइनस 2, तो जीरो क्या हो गया, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3। अब आपने यहाँ पे 3 प्लॉट किया, आपने यहाँ पे 2 प्लॉट किया, राइट। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को बताओ कि ये ग्राफ तो ऐसा घूम के जाएगा ना पैराबोला, तो इसमें ये वाली जो वैल्यू मिलेगी ये मिनिमम होगी, ये y की मिनिमम वैल्यू होगी ना, y एक्सिस पे y प्लॉट कर रहे हो, y इज इक्वल टू ये था ना, तो ये वाली वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू होगी, एक्स वाई एक्सिस के अगेंस्ट हमने कर्व बनाया है ना। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं मेरे को y की मिनिमम वैल्यू बताओ यार कितनी होगी, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूरे 11th 12th में, बहुत जगह आपको काम आएगा ये। मेरे को क्या पता करना है, ठीक है, आप लिख लो, अच्छे हेडिंग में डाल लो इसको, y मिनिमम निकालने का तरीका। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर, y मिनिमम निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड फॉर गेटिंग y मिनिमम, इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हाउ शुड आई डू कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, ये बीच वाले टर्म में मेरे को 2ab चाहिए रहता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, प्लस इसका स्क्वायर मिलना चाहिए, ये b हो गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 5/2 का स्क्वायर। लेकिन 5/2 का स्क्वायर में अपने आप से इक्वेशन में कैसे जोड़ लूं, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर जितना जोड़ा उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 6, तो ये क्या हो गया आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये हम y मिनिमम को प्लान कर रहे हैं अभी। तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 25/4, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो माइनस प्लस 24 माइनस 25/4 एलसीएम ले लेंगे, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं यार, थोड़ा ध्यान देख लेना ना, मैनेज कर लेना, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये y आ गया। मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू देखो, ये तो 1/4 आपका कांस्टेंट है, तो y की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब मेरा ये वाला वेरिएबल x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर मिनिमम देगा, और अभी अभी तो 2 मिनट पहले पढ़ा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, तो क्या हो गया 0 माइनस 1/4, तो कितना होगा ये माइनस 1/4। डायग्राम से भी आपको दिख रहा था कि y मेरे को नेगेटिव में मिलना चाहिए, तो आ तो गया माइनस 1/4। कितना प्यारा सा मेथड है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। कहाँ आता है, जाते हैं जेई मेंस में से क्वेश्चन, उसको हम लोग नाम अलग बोलते हैं वहां पे, लेकिन काम यही करना होता है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम वैल्यू आपको हर जगह यूज होगा, लिख लो, गारंटी है 2 साल में आईआईटी के मैथ्स के लिए जा रहे हो तो।
आईआईटी का मैथ्स अलग नहीं है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी में डिटेल में इतना नहीं दिया हुआ है, और ये पार्ट आपको क्लास 10th में सीख लेना चाहिए था। जब एनटीएससी की हम प्रिपरेशन करते हैं लेवल 2 की, लेवल 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट आपको क्लास 10th में सीखना चाहिए था। कितने लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया? जस्ट रेज योर हैंड। कैसे निकाला हमने इसको? एंड बिलीव मी, आपने बहुत बड़ी चीज सीखी है आज। तभी मैंने बोला था पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं, 10th वाला ही चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन हर चीज में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो 10th के नॉलेज से आप सॉल्व कर लोगे, और जेई लेवल के क्वेश्चन आपसे मैं सॉल्व करवाऊंगा 1 से 2 क्लास के अंदर। और जेई भी मेंस नहीं, एडवांस सॉल्व करवाऊंगा, और 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्व करोगे, मेरा चैलेंज है। आप ही करोगे 10 सेकंड के अंदर, मुझे करके दिखाओगे। पहले सीख तो लो, सीखने का टाइम लगेगा 2-3 क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्लास 10th में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते। एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलग अलग चैप्टर क्यों दिया क्लास 10th में, मेरे को आज तक वही समझ में नहीं है। दूसरी चीज है, इसको पूरा कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ाते? ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, ठीक है, एकदम लेमैन्स की तरह ना, एकदम एकदम कोई आदमी पहली बार मैथ्स देख रहा है और उसको मैं पढ़ा रहा हूं, वो मेरे से सवाल पूछेगा कि भाई साहब ये बताओ कि आपने बोला कि ये मेरा पैराबोला बनेगा ऐसा, ठीक है, और ये मेरा 2 जगह कट करेगा जी अल्फा बीटा, मान लिया, चलो ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c है, ये भी मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं साहब, ऐसा ही होना चाहिए। तो बोले फिर एक चीज बताओ कि इसमें क्या बुराई है? ये वाले ग्राफ में क्या बुराई? क्या ये पैराबोला नहीं है? मेरा वाला पैराबोला सुंदर नहीं है क्या? तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसको ग्राफ देख के मैं बता दूं कि यार, मैं ये इक्वेशन देख के बता दूं कि मेरा ग्राफ कैसे बनना चाहिए? और क्या इसको समझने का कोई फायदा है? बहुत फायदा है। अभी मैंने आपको मिनिमम बोला था, अब ये वाले ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि अरे ये तो मैक्सिमम हो गई, ये तो ऊपर चला गया, सबसे ऊपर का पॉइंट है ये। तरीका वही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। तो क्या इसको देखने का कोई तरीका है ना? इसको देखने का भी कोई तो तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जरा सीख लें। तो कितने लोग ये सीखना चाहते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट से एंड्रेस करके बताओ, फटाफट एकदम। ठीक है, एकदम फटाफट से एंड्रेस करो, एकदम फटाफट। थोड़ा सा मजा आना चाहिए, 2-2 सेकंड का ब्रेक भी लेना चाहिए बीच में। ब्रेक तो, किटकैट ब्रेक तो बनता है ना। गद्दाफी, वाई आर यू सो अपसेट टुडे? यू नॉट रेजिंग हैंड, ठीक है, नो कम्युनिकेशन एट ऑल। आपको समझ में आ रहा है? आई गेटिंग ऑल द स्टफ्स, गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। मैसेज करके बताओ। एंड ध्रुव, ध्रुव इज ऑल्सो वेरी नॉट वेरी रेस्पॉन्सिव टुडे। चलो मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ, दिस विल बी द लास्ट थिंग फॉर टुडे। देखो, अगर ना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मैं सारी चीजें एक साथ ही सिखा देता हूँ। ax², सर ऑल क्लियर? मतलब यू गाइस आर क्वाइट लकी ना, आप इस एरा में पैदा हुए हो व्हेन देयर इज नो टर्म लाइक टीचर एंड स्टूडेंट्स, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड्स। वी यूजुअली शेयर थॉट्स विद ईच अदर, राइट? नहीं, हम जिस जमाने में पढ़े थे ना, देयर वर बहुत डिस्टिंक्शन था टीचर स्टूडेंट के बीच में, और मार पिटाई बहुत कॉमन फिनोमिना था। मुझे याद है, मैं तो बहुत पिटा हूं अपने मैथ्स टीचर से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए कि मैंने क्वेश्चन जल्दी क्यों बना लिया, इस रीजन से भी वहां लोग पिटते थे। ठीक है, सो थैंक गॉड कि आपका एरा एरा चेंज हो गया, मतलब एजुकेशन के मतलब चेंज हो गया आजकल। अब देखो एक चीज, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? आपको पता है पढ़ क्या है? जो पढ़ के है उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। b² - 4ac, ठीक है। अगर ये b² - 4ac की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, या डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं जैसा आपको आदत है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या होता है, मेरे को दो अलग अलग पॉजिटिव रूट मिलते हैं अल्फा बीटा। अगर ये इक्वल टू 0 है,
तो क्या होता है, मेरे को अल्फा बीटा नहीं मिलता है, एक ही रूट मिलता है अल्फा। ठीक है, और अगर मान लो ये लेस देन जीरो है तो नॉन रियल रूट होता है। ठीक है, इमेजिनरी होता है। हम क्लास 11 पे इमेजिनरी पढ़ेंगे डिटेल में। और ये एक वैल्यू है ए, मैंने इसलिए बोला था इसको पॉजिटिव रखेंगे हम। लीडिंग कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। राइट, किसी भी पॉलिनोमियल का पहला कोफिशिएंट जहां पे उसकी डिग्री डिफाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट मैथ्स में। तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, ये और ये डी, सारा खेल इन्हीं दो चीजों का है। बाकी ये सब तो बच्चे हैं बेचारे, ये तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है और मेरा डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दो पॉजिटिव रूट मिल जाएंगे अल्फा बीटा, और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम, जो तरीका मैंने आपको बताया था अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अगर मान लो मेरा यार ये लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन जीरो हो गया, मतलब ये एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस में हो गया और डी मेरा ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ये ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा पैराबोला। तो जो वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए थी वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट करते जाओ बेटा, ये आपके नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलने वाली ये सब चीजें। ठीक है, इसको प्लीज आप नोट करते जाओ। राइट, क्योंकि मेरे पास ना स्पेस थोड़ा कम है तो मैं चीजों को इरेज कर करके आपको वापस दिखाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मान लो, कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट विल हैपन व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इक्वल टू जीरो? यस, वन रूट मतलब ये पैराबोला मेरा सिर्फ टच करेगा एक्स एक्सिस को एक जगह पे। तो अगर मेरा ए ग्रेटर देन जीरो है और डी इक्वल टू जीरो है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और एक ही जगह बना दे रहा हूं मैं, आप लोग अलग अलग बना लेना इसको। और अगर मेरा ए लेस देन जीरो है और डी इक्वल टू जीरो है तो ये पैराबोला नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं अगेन कि अगर मेरा डी इक्वल टू जीरो है तो वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जल्दी 2 सेकंड के अंदर। अगर मेरा डी इक्वल टू जीरो है तो वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? यहां तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाले थे, यहां कितनी होगी? जीरो। जीरो, वेरी गुड, आप सब तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। वाई की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। ध्यान रखना ये सब में क्वेश्चन में काम आएंगे, कॉमन सेंस। ये जो अभी आप एक एक आंसर कर रहे हो ये बड़े क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन में यूज होते हैं। अब अगर मान लो एक तीसरा केस भी देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है, ठीक है, वो लेस देन जीरो मतलब नॉन रियल रूट है, तो क्या उसका ग्राफ नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो कहीं एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। और अगर ए लेस देन जीरो है और डी भी आपका लेस देन जीरो है तो वो नीचे बनेगा, वो कट नहीं करेगा। अरे कट नहीं कर रहा लेकिन मिनिमम वैल्यू तब भी निकलेगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तब भी निकलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको ग्राफ को आप नोट करके रख लो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आए? पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन से इसको प्रूफ करके दिखाया और मैंने फिर उसको जनरलाइज कर दिया।
ठीक है। अभी हम जनरल इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक पे और बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वाड्रेटिक है, और इस पे हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, जेई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, 10th बोर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो भी आपने नहीं किए। और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं ट्विस्ट करके दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे आपके शॉर्टकट मेथड से फास्ट बनते हैं और कैसे जेई में पूछे जाते हैं ट्विस्ट करके। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरीके से 10th में पढ़ना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं करते हैं, एक लास्ट पॉइंट करके फिर आज नक्की करेंगे। सपोज करो मैंने आपको बोला x+1 इंटू x+2 x+1 into x+2 is equal to 12, right? Then what will be the value of x? Fast. तो इसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन निकालोगे x+5, ठीक है, -2 कॉमन निकालोगे x+5 इज इक्वल टू 0। तो x+5 and x minus 2 is equal to 0. X will be -5 and x will be 2, ठीक है। x will be -5 and x will be 2. पर सपोज करो अगर आपको पहले से ये पता हो कि यार मेरा x+2 एंड x+1 इज इक्वल टू 12 है एंड x शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, तो आप क्या कर लो, इसको 4x3 पे ब्रेक करो, ठीक है। यहां देखो एक का ही डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस यहाँ पे है, इसका मतलब x+2 मस्ट बी इक्वल टू 4, तो x मस्ट बी इक्वल टू 2, राइट। तो आपके डायरेक्ट आंसर्स निकलेंगे यहां से। नाइन्थ मतलब आपके बोर्ड लेवल पे और जेई लेवल में बहुत सिंपल सा एक माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि यू शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स स्पीड एंड कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैलकुलेशन का टाइम मिनिमम लगना चाहिए, और जो टाइम लगना चाहिए वो कॉन्सेप्ट पे लगना चाहिए, बस। बहुत सिंपल फंडामेंटल है जेई, ठीक है। अभी तक आप जो मैथ्स पढ़ रहे थे उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं था, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ में आएंगे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया भाई x+2 x+1 मेरे को पता है x मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे ना, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो मैंने 12 का फैक्टराइज कर लिया, इक्वल टू 12 था, 12 को मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में ब्रेक कर लिया, 4 3 12। तो x+2 बड़ा नंबर होगा तो मस्ट बी इक्वल टू 4, तो x+2 इज इक्वल टू 4, तो x मस्ट बी इक्वल टू 2। x+1 इज इक्वल टू 3 करके कर लो, तब भी आपको x इक्वल टू 2 मिलेगा। तो आपको एक फैक्टर ऐसे डायरेक्ट मिल गया आपको, राइट। दूसरा फैक्टर भी डायरेक्ट निकालने का तरीका है, ठीक है। वो सारी चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग क्वाड्रेटिक के मिनिमम पे थोड़ा सा और काम करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर क्वाड्रेटिक के जनरल इक्वेशन पे काम करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक के रूट्स वाले क्वेश्चंस पे काम करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के कुछ 10th लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को कैसे देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, वो सब बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।